So friends and students, today I am going to discuss with you about the ECG. लास्ट जो हमारा वीडियो था वहाँ पे हमने ECG की स्टार्टिंग कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे और मैंने बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने ECG को डिस्कस करूँगा. सो बेसिकली ECG जो है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है बच्चों, ये है क्या? इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं. तो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है ऐसे नोड पे और वहां से वो पूरा एक्शन पोटेंशियल आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल में फैलता है, यानी इट इज प्रोपागेटिंग इन दी हार्ट. जब वहां से आर्ट्रियम और वेंट्रिकल में फैल जाता है तो उस एक्शन पोटेंशियल के दौरान कुछ इलेक्ट्रिकल करंट्स जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं, जो कि हमने बताया था. आपको याद कीजिए वो चैनल्स बताए थे मैंने कि सोडियम चैनल खुलता है, फिर पोटेशियम चैनल खुलता है. तो ये एक इलेक्ट्रिकल करंट्स वहां पे डेवलप करता है और यही करंट्स जो होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा. किसके द्वारा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के द्वारा. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता है कि इन इलेक्ट्रिकल करंट को मॉडिफाई करता है, एम्पलीफाई करता है और उसको वो रिकॉर्ड करता है. तो यानी ये बेसिकली क्या किया कि हार्ट में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उसी को इसने रिकॉर्ड किया. जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. टेक्निक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो रिकॉर्ड करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, जो स्टैंडर्ड ईसीजी होता है उसको आप 12 लीड ईसीजी भी कहते हैं. मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का जो स्टैंडर्ड ग्राफ है, स्टैंडर्ड जो ईसीजी है उसको आप क्या कहोगे? 12 लीड ईसीजी. इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे ईसीजी में अपन 12 लीड को यूज करेंगे. लीड 10 यूज किया जाता है बच्चों. यहाँ पे मैंने इसीलिए इस दोनों पॉइंट को डिस्कस किया है. ये जो ईसीजी का टेक्निक है, स्टैंडर्ड टेक्निक है, स्टैंडर्ड कर्व जो है उसको आप कहते हो 12 लीड ईसीजी. लेकिन लीड कितने यूज होते हैं? वहां पे 10 लीड यूज होते हैं, जिसमें से कि 6 लीड आपके चेस्ट वाले एरिया पे लगाए जाते हैं. ये डिफरेंट एरिया को कवर करता है. दूसरा जो 4 हैं वो आपके लिम्स लीड हैं, यानी वो आपके हैंड एंड लेग्स में, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स वाले पार्ट में प्लेस किए जाते हैं. ठीक है. और ये जो 10 लीड यानी 10 जो डिफरेंट पोजीशंस पे किए गए, ये हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को सभी डायरेक्शन से रिकॉर्ड करता है. और टोटली वो कितने कॉम्बिनेशंस बनाता है? 12 कॉम्बिनेशंस बनाता है. और इन्हीं 12 कॉम्बिनेशन को पूरा कंबाइन करके जो रिकॉर्ड किया जाता है दैट इज योर ईसीजी. यानी 10 लीड ने डिफरेंट एरियाज से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को रिसीव किया और उसका जो कॉम्बिनेशन बनाया वो कितने बन गए? 12 कॉम्बिनेशन. और उन 12 कॉम्बिनेशंस को एक जगह कंपाइल किया गया एंड दैट कर्व इज योर ईसीजी. नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस ईसीजी. क्या है इसका रोल? जैसे हम बता रहे हैं एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से जनरेट किया और प्रोपगेट किया पूरे हार्ट में. यानी अगर आप कंपेयर करते हो स्टैंडर्ड ईसीजी ग्राफ को किसी पेशेंट के ऑब्टेन्ड ईसीजी ग्राफ से, तो आप कुछ ऐसे पोजीशंस पे पहुंच जाओगे कि आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या उसके हार्ट में कोई एनलार्जमेंट है, यानी उसके हार्ट का साइज वाइज कहीं बढ़ तो नहीं गया है, घट तो नहीं गया. दूसरा, डैमेज एरिया ऑफ हार्ट. कोई पर्टिकुलर एरिया तो डैमेज नहीं है. अगर कोई पर्टिकुलर एरिया डैमेज है तो वो भी आपको ईसीजी के कर्व के द्वारा पता चल जाए. नाउ नेक्स्ट थर्ड थिंग, एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है हार्ट में. जैसे ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिस से परफिंजियल फाइबर, जो कंडक्शन पाथवेज है क्या वो तो सभी कुछ सही है? उसको भी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है. नाउ नेक्स्ट, चेस्ट पेन कॉज जो हुआ है, सपोज कीजिए एंजाइना का अटैक होता है, उस समय में सडन चेस्ट पेन होता है,
वो किसके कारण हुआ, अगर सपोज कीजिए कि उसमें आप फाइंड आउट करते कौन सा एरिया डैमेज है, वो एरिया भी बता देता है। तो जब आप कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी को ऑप्टेड ईसीजी से, तो आपको डैमेज्ड एरिया मिल जा रहा है। अगर हार्ट के साइज में कुछ चेंजेस है तो वो भी मिल जा रहा है। हार्ट में किसी पर्टिकुलर एरिया में कुछ एबनॉर्मलिटीज है तो वो भी मिल जा रहा है। और जैसे एंजाइनल अटैक के समय में चेस्ट पेन का क्या रीजन हुआ है वो भी पता चल जाता है। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग डायरेक्ट ईसीजी पे, जो उसका कर्व है वो देखा जाए। ईसीजी देखिए, आपको ये PQRS T वेव रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बेस लाइन है, बेस लाइन में आपको अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शंस दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ 3 वेव आपको मिलते हैं ईसीजी में। एक होता है P वेव जो कि फर्स्ट वेव है, दूसरा है QRS वेव, ये आपका सेकेंड वेव है, और थर्ड वेव होता है बच्चों T वेव। कितने वेव हुए? P वेव, QRS वेव एंड T वेव। फर्स्ट P वेव के बारे में बोलते हैं। P वेव इज नथिंग बट अ स्लाइट अपवर्ड डिफ्लेक्शन फ्रॉम द बेस लाइन। जो बेस लाइन है उससे थोड़ा ऊपर की तरफ डिफ्लेक्शन है। P वेव कब जनरेट होता है? जब आर्टेरियल डिपोलराइजेशन होता है। P वेव कब जनरेट होता है? जब आर्टेरियल डिपोलराइजेशन होता है। और इस समय में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होता है वो ऐसे नोड से पूरे आर्टरिया में स्प्रेड कर पाता है। नाउ सेकेंड थिंग इज व्हाट? QRS वेव। अगर Q वेव को देखेंगे तो बेस लाइन से थोड़ा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है। R वेव को देखेंगे तो लार्ज अप राइट डिफ्लेक्शन है, यानी अपवर्ड डिफ्लेक्शन है। और S वेव को देखेंगे तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, यानी QRS वेव में Q वेव डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन पे, R वेव अपवर्ड डिफ्लेक्शन पे एंड अगेन S वेव डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन पे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सेकेंड वेव QRS वेव ये रिप्रेजेंट कर रहा है रैपिड वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। और इसके समय में, इस ड्यूरेशन में क्या है कि एक्शन पोटेंशियल जो है वो आपके वेंट्रिकल्स में आ जाता है। नाउ थर्ड वेव इज योर T वेव। T वेव स्लाइट अपवर्ड डिफ्लेक्शन को शो करता है और ये बताता है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को, यानी इस कंडीशन में वेंट्रिकल्स जो है वो अपने रिलैक्स्ड पोजीशन में। यानी ध्यान से देखा जाए तो P वेव आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, QRS वेव वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन एंड T वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को इंडिकेट कर रहा है। जब आप यहां पे देखेंगे, मैंने कर्व में कुछ एरिया को डार्क करके बनाया है, थोड़ा गाढ़ा बनाया है। जैसे P वाला, यहां से P वाला, यहां से P शुरू हो रहा है और यहां से Q शुरू हो रहा है, वहां तक मैंने एक बार किया है डार्क। दूसरा, जहां S खत्म हो रहा है और जहां T शुरू हो रहा है उसके बीच के एरिया को मैंने किया। ये क्या है? जब आप टाइम के हिसाब से चलेंगे तो आपको कुछ इंटरवल्स मिलते हैं। जैसे हम लोग कॉलेज में या स्कूल्स में जाते हैं तो हमें बीच में एक लंच ब्रेक मिलता है, वो क्या है? टाइम इंटरवल दिया जाता है, कुछ समय दिया जाता है। तो यहाँ पे भी समय के हिसाब से 3 इंटरवल्स आपको मिलते हैं। पहला जो इंटरवल्स है PQ इंटरवल्स, यानी P के स्टार्टिंग पॉइंट से Q के स्टार्टिंग पॉइंट तक, P के स्टार्टिंग पॉइंट से Q के स्टार्टिंग पॉइंट तक का जो इंटरवल है दैट इज योर PQ इंटरवल। ये इंटरवल्स हमें टाइम बताते हैं। टाइम बताते हैं किस चीज में? स्टार्टिंग ऑफ आर्टेरियल एक्साइटेशन, यानी आर्ट्रियम में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसका स्टार्टिंग टाइम और स्टार्टिंग टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन, इसी के बीच का ये टाइम है बच्चों। मैंने बोला ना P जो होता है वो आर्टेरियल डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से P के स्टार्टिंग से Q के स्टार्टिंग तक ये समय बताता है कि P वेव जनरेट हुआ है। इसका मतलब आर्टरियम में कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो चुका है और वेंट्रिकल्स में भी कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो चुका है। इसी दोनों पॉइंट के बीच का ये समय है। सो इट इज अ टाइम इन बिटवीन स्टार्टिंग ऑफ arterial excitation and starting of ventricular excitation. Now next ST interval. ST interval देखिए यहाँ पे S जहाँ एंड कर रहा है और T जहां से शुरू हो रहा है, इन दोनों के बीच का ये टाइम है। ये हमें बताता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को। वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को किस फेज में?
प्लेट्यू फेज में, आपको याद होगा मैंने वो फेज भी बताया था। प्लेट्यू फेज में जब सेम अमाउंट ऑफ चार्जेस को एक्सचेंज कर रहा है, यानी आपको याद होगा डायग्राम वो बताया था कि कैल्शियम जो है वो बाहर की तरफ मूव, अंदर की तरफ मूव कर रहा है, और पोटेशियम जो है उसी समय में बाहर की तरफ। तो एक कैल्शियम के एवरेज में 2 पोटेशियम जो होता है वो बाहर की तरफ मूव करता है। एक कैल्शियम अंदर आया, 2 पोटेशियम बाहर मूव किया। तो आप उसके लिए मेरा प्रीवियस वीडियोस एक बार देख सकते हैं, उसमें आपको वहां पे सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए, तो ये हो गया एसटी वेव। एसटी वेव ने क्या बता दिया भैया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन को किस पेज में, तो प्लेटो पेज में। नाउ क्यूटी जो होता है यहां से लेकर के स्टार्टिंग से लेकर के टी तक, आइए देखते हैं। यहाँ स्टार्ट कहां से हो रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से, और एंड कहां हो रहा है, वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। यहाँ पे पूरा ये डीपोलराइजेशन रहा, और यहाँ पे क्या है, रिपोलराइजेशन है। तो Q के स्टार्टिंग से T के एंड तक, Q के स्टार्टिंग से T के एंड तक का जो टाइम इंटरवल है दैट इज योर QT इंटरवल। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि वेंट्रिकल्स पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हो रहा है, और वेंट्रिकल्स फिर रिलैक्स्ड कंडीशन में आ जा रहा है। नाउ थिंग इज व्हाट, इस ग्राफ को हम जब ग्राफ बोलते हैं तो आप लोग नॉर्मल अगर ग्राफ पेपर देखेंगे तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। एक स्क्वायर बॉक्स होता है, उससे स्क्वायर बॉक्स के अंदर कितने बहुत सारे छोटे छोटे स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं। तो हमने एक स्क्वायर बॉक्स लिया है। एक स्क्वायर बॉक्स जो होता है वो 0.5 मिली वोल्ट का हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन को रखता है, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन को देखेंगे तो वो 0.2 सेकेंड का होगा। वर्टिकल लाइन पे मिली वोल्ट होगा जो कि 0.5 मिली वोल्ट का स्पेसिंग होगा, और जो उसका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों दैट इज योर 0.2 सेकेंड का होता है। इसी को यहाँ पे प्लॉट किया गया है। देखिए मैंने 0 यहाँ रखा है, एक 0 यहाँ रखा है, -0.5 नीचे की तरफ, -0.5 ऊपर की तरफ, फिर 1 देखेंगे तो यहाँ पे जो ब्रेक है वो स्पेसिंग है दैट इज ऑफ योर 0.5, और इधर मैंने टाइम को प्लॉट किया है। टाइम में हमारा 0, 0.2, 0.4, 0.6 तो हुआ ना, 0.2 का गैप हुआ, और यहाँ पे 0.5 का गैप हुआ। अब देखिए यहाँ पे जब आप PQRST वेव को ड्रॉ करिएगा तो देखिए P जो है 0 से थोड़ा ऊपर गया, Q जो है 0 से थोड़ा नीचे आया, फिर R ऊपर तक गया 1 तक, फिर S जो है वो नीचे की तरफ आया, और फिर T वेव रिप्रेजेंट हुआ। जो P वेव है, P से Q का जो इंटरवल आ रहा है ये आपका 0.2 सेकेंड तक आ रहा है। फिर Q से लेकर के आपका T के इनिशियल तक 0.4 सेकेंड, और उसके बाद T के इनिशियल से T के लास्ट तक में आपका 0.6 सेकेंड। उसके बाद भी कुछ दूर तक लाइन बनी हुई है, यानी यहाँ पे कंप्लीट रेस्टिंग हो जाती है, और ये टोटल जो टाइम होता है बच्चों ये 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि ऐसे नोड 0.8 सेकेंड के बाद ही नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और यही 0.8 सेकेंड का ही एक कार्डियक साइकिल भी होता है बच्चों। क्या होता है, कार्डियक साइकिल होता है। जब 0.8 सेकेंड को आप देखेंगे तो उस हिसाब से कार्डियक साइकिल के हिसाब से यहाँ पे टोटल जो हार्ट बीट इन 1 मिनट होगा दैट इज योर 75 बीट्स पर मिनट का हो जाएगा। आइए देखते हैं व्हाट इज दिस कार्डियक साइकिल। मैंने डिस्कस पहले भी किया है, फिर भी यहाँ पे क्योंकि ये ग्राफ्स हम समझ रहे हैं इसीलिए मैंने यहाँ पे भी डिस्कशन रखा है। कार्डियक साइकिल इज नथिंग बट योर ऑल द इवेंट्स इन 1 हार्ट बीट। एक हार्ट बीट में जो भी इवेंट हो रहा है उस सभी को आप क्या बोलते हो, कार्डियक साइकिल। नाउ व्हाट इज दिस 1 हार्ट बीट। 1 हार्ट बीट जो होता है ये कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल होता है। सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल बोले तो रिलैक्सेशन। तो सिस्टोल किसका, आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स का, डायस्टोल किसका, आर्टरियम एंड वेंट्रिकल्स का। नाउ व्हाट इज दिस कार्डियक साइकिल रिप्रेजेंटिंग, इट इज रिप्रेजेंटिंग अ रिलेशनशिप in between pressure changes and heart electrical activity। हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज के कारण जो प्रेशर में चेंजेस हो रहा है उनको ये रिलेट करता है।
कहाँ कहाँ प्रेशर चेंज हो रहा है भाई? ऊपर में जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो आर्टरियम का प्रेशर चेंज हो रहा है, नीचे में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर चेंज हो रहा है। फिर वेंट्रिकल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो एरोटा के ऊपर प्रेशर डालता है, तो एरोटा का प्रेशर चेंज होता है। इस तरह से इन एरियाज में प्रेशर चेंज होता है, और प्रेशर जो चेंज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन दी हार्ट। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाइए कि ये जो सिस्टोल हुआ, कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल किसको कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन को। डायस्टोल किसको कहते हैं? रिलैक्सेशन। यहाँ पे आर्टेरियल सिस्टोल होता है। आर्टेरियल, ये जो 0.8 सेकेंड है इसको सेग्रीगेट कर रहा हूं मैं। आर्टेरियल सिस्टोल जो होता है इसमें 0.1 सेकेंड तक होता है। कितने सेकेंड तक होता है? 0.1 सेकेंड तक। इस ड्यूरेशन में आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और एट द सेम टाइम वेंट्रिकल्स जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है। नाउ नेक्स्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल बोले तो कॉन्ट्रैक्शन किसका? वेंट्रिकल्स का। तो यहाँ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसी समय में आर्टरियम जो होता है रिलैक्स होता है। और एक और टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज योर रिलैक्सेशन पीरियड। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना सेकेंड लग रहा है? 0.3 सेकेंड। आर्टरियल सिस्टोल में कितना लग रहा है? 0.1 सेकेंड। दोनों को जोड़िएगा तो 0.4 सेकेंड आएगा। उसके बाद का जो समय होता है दैट इज योर रिलैक्सेशन पीरियड, जब आर्टरियम और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स्ड कंडीशन में चले जाते हैं तो वो समय कितना होता है? 0.4 सेकेंड। और इस पूरे को जोड़ लीजिएगा आप तो ये आ जाएगा आपका 0.8 सेकेंड। यानी एक बीट में ये PQRST वेव पूरा डेवलप कर जाएगा। जब भी आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं यानी PQRST वेव एक बीट का वेव रिप्रेजेंट करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, यहाँ पे जो एक पॉइंट में छूट गया बताना चाहूंगा कि जैसे PQ इंटरवल जो था, यानी P के स्टार्टिंग से Q के स्टार्टिंग तक का जो इंटरवल था, अगर इस इंटरवल में कुछ भी चेंजेस आता है तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि इट इज अ काइंड ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। यानी अगर आप कोरोनरी आर्टरी डिजीज के पेशेंट का देखेंगे तो ये PQ इंटरवल जो है उसमें वहां पे चेंजेस आ जाता है। अगर ST सेगमेंट या QT सेगमेंट में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है उस पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन का सिम्टम्स है। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ क्लिनिकल कंडीशंस को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर इन वेव में कुछ चेंजेज आते हैं तो। क्या क्या क्लिनिकल कंडीशन है? अगर सपोज कीजिए लार्ज पी वेव लार्ज बड़ा हो जाए, ये शो करता है आर्टरियम के एनलार्जमेंट को, यानी आर्टरियम जो है वो थोड़ा फैल गया है। नेक्स्ट, लार्ज क्यू वेव, ये रिप्रेजेंट करता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन को, यानी क्यू वेव में अगर लार्जनेस आ गया तो ये बता रहा है कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का कंडीशन है। लार्ज आर वेव, ये बताता है एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स, क्योंकि इस समय में वेंट्रिकल्स में है तो लार्ज एनलार्जमेंट ऑफ वेंट्रिकल्स। फ्लैटर टी वेव, अगर टी वेव फ्लैट कर जा रहा है तो ये बताता है कि हार्ट जो है उसे सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के बारे में। एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज एलिवेटेड टी वेव। एलिवेटेड टी वेव आपको हाइपर कैलेमिया का कंडीशन यानी इंक्रीज पोटेशियम लेवल के बारे में बताता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो थैंक्स फॉर टुडे।